हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये यूपी जीके प्रैक्टिस सेट है। यूपी जीके प्रैक्टिस सेट में आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी दृश्य सामग्री संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो जो संग्रहालय होता है, म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम ये होता है कि मान लो इसमें लिखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम संबंधी, मतलब उससे संबंधित है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जैसे आपने सुना होगा जो लखनऊ में है, लखनऊ में 1857 क्रांति हुई थी, तो बेगम हजरत महल ने वहां से क्या किए थे, 1857 भाग लिए थे। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भाग ली थी। तो इसी तरह जो है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, वो उनसे संबंधित दृश्य सामग्री है। मतलब कि है ना, मतलब उनकी मूर्ति रखी हुई है, या उनके उनके विषय में लिखा हुआ है, या उनके जो किताबें जो पत्र पत्रिकाएं थी, उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं, वो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये में हो जाएगा सी नंबर, मेरठ में उपस्थित है। जब मेरठ में उपस्थित है तो सी नंबर इसका सही हो गया। अब ये बात करते हैं, जैसे रामपुर है, तो जो रामपुर है, रामपुर में क्या स्थित है? भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय उपस्थित है, ये रामपुर में स्थित है। लखनऊ में दो हैं। ये पहली बात तो जो राजकीय संग्रहालय है, पहली बार स्थापना जब हुई थी 1863 में हुई थी। और दूसरा है लोक कला संग्रहालय है, वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अयोध्या में क्या स्थित है? अयोध्या जो है ये यहाँ पर राम कथा संग्रहालय स्थित है अयोध्या में। तो ये कुछ हो गए संग्रहालय, उनसे संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या 2011 के अनुसार 15.41% थी, जबकि 2011 एक के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? इसका मतलब ये है कि 2001 हमारी जनसंख्या कितने परसेंट थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। तो 19% थी। अच्छा, 19% जो है ये 2001 के अनुसार है, तो जो 2011 के अनुसार है वो 15.41% है। तो कितनी कमी हो गई? ये 3.59% की कमी हो गई। तो हमारा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष बच्चे होते हैं, तो उनकी जनसंख्या 3 करोड़ 90 लाख सब कुछ समथिंग है। ये कह सकते हो। तो हमारा ए नंबर सही हो गया। ए नंबर हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन इसमें से और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये बोल दिया जाए कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वही शिशु होते हैं, तो उनका जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 9:2 है। अगर एक एवरेज की बात की जाती है, एवरेज औसत लिंगानुपात है वो 912 है। दो आंसर होते हैं इसमें, एक 902 होता है, 912 होता है। वो 0 6 जो वर्ष के बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात है, वो जो एवरेज है, जो औसत है, वो 912 है। और अगर 2011 के जनगणना की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, चलो ठीक है। 2011 अगर मैं उसकी बात करता हूँ, 2011 की जनगणना की बात करता हूँ मैं, तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये बात की जाती है, जब उसमें रजिस्ट्रार कौन थे? चंद्रमौली थे। रजिस्ट्रार चंद्रमौली थे। और उसमें जो है किसके शासनकाल में हुआ था जनगणना? किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो रिपन के शासनकाल में स्थायी, मतलब 10 साल का अंतराल में गैप होना शुरू हो गया था। ये रिपन के समय पर हुआ था। शुरुआत लिटन था, फिर जो है ये रिपन के समय पर हुआ था। तो दो क्वेश्चन हो गए। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये बोला जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रयागराज में, सबसे कम जनसंख्या ये महोबा में है। सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। अगर हम साक्षरता बात करते हैं, तो जो साक्षरता है, सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि सबसे कम जनसंख्या साक्षरता में है, वो है बस्ती है। अगर ठीक है, ये हो गया पुरुषों में। अगर महिला की बात करता हूं मैं, तो ये हो जाता है कानपुर नगर, जो है साक्षरता में सब ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो कानपुर में है, कानपुर नगर में है। तो हमारा आंसर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ प्रसिद्ध थी।
प्रसिद्ध नहीं थी, सही विकल्प का चयन कीजिए। मुगल चित्रकला शैली ये प्रसिद्ध थी। भाई चित्रकला मतलब होता है कि जिसमें चित्र हैं, जैसा वो तुमने सुना होगा कि मुगल काल में जो जहांगीर के समय पर विशन दास और मसूर जो है ये क्या थे, एक चित्रकारी थे। चित्रकार काम शुरू था, ये ठीक है। दूसरी जो मथुरा है, मथुरा चित्रकला शैली है। तुमने देखा होगा, मतलब तुमने पढ़ा होगा, जो मथुरा शैली है इसमें जो चित्रकला शैली है, कनिष्क आपने सुना होगा, जो कनिष्क है, जो कनिष्क की मूर्ति मथुरा से मिलती है, मथुरा में मिलती है। उसमें सैनिक का वेशभूषा रहता है, उसमें जो है उसमें सैनिक का वेशभूषा के साथ साथ मतलब उसके वस्त्र जो पहने होते हैं वो कनिष्क की मूर्ति मिलती है। तो ये क्या है, ये चित्रकला का ही एक नमूना होता है। तो ये होगा। बुंदेली शैली ये भी थी। जो सरकी है ये स्थापत्य कला थी। स्थापत्य में सरकी शैली जो है, जो स्थापत्य कला में दो शैलियाँ थी, एक सरकी शैली थी, एक मुगल शैली थी। जो स्थापत्य कला मतलब जो शाहजहां के समय पर ताजमहल बनवाया गया था वो स्थापत्य कला का ही उदाहरण है, उसका उदाहरण हो गया है। तो जो सरकी अटाला मस्जिद जो है ये क्या है, स्थापत्य कला का ही एक, अगर कोई पूछे क्वेश्चन आता है कि अगर स्थापत्य कला शैली जो होती है उसका उदाहरण क्या है, तो उसमें अटाला मस्जिद हो जाएगा और ताजमहल हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आंसर हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सरकी शैली है, वो डी नंबर सही है। अच्छा, जो मुगल होते हैं ये तो फिर उसमें जो है ज़्यादा वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अच्छा, जो मथुरा है, हाँ, मथुरा से संबंधित कुछ आगे है। उत्तर प्रदेश में बनारस घराने के समता प्रसाद मिश्र, रामजी मिश्र प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते थे, या किस यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वादक थे कि पखावज वादक थे कि तबला थे वादक थे कि सारंगी वादक थे? सितार वादक कौन थे? निखिल बनर्जी और रवि शंकर दोनों थे सितार वादक। इसका आंसर तबला वादक हो जाएगा। अच्छा, तबला वादक में समता प्रसाद, तुमने प्रसिद्ध सुना होगे जाकिर हुसैन और अल्लाह लतीफ़ खान जो है ये तबला वादक थे, ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन समता प्रसाद मिश्र और रामजी मिश्र ये भी एक क्या उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दो ही घराने हैं, एक बनारस घराना है और एक लखनऊ घराना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टेढ़ो खंबा मंदिर कहाँ स्थित है जो प्राचीन समय से उपस्थित है? तो टेढ़ो खंबा ये कृष्ण भगवान के लिए जाना जाता है, वहाँ पर उनकी मूर्ति बनी है कृष्ण भगवान की। अब कृष्ण भगवान समझ लो कि लखनऊ में, बिल्कुल नहीं। चित्रकूट नहीं, मथुरा सही है, क्योंकि मथुरा में क्या है, वहाँ कृष्ण भगवान की जन्मस्थली भी है और राधा की जन्मस्थली है, जो बरसना है वो प्रसिद्ध है। और नंदग्राम जो है ये कृष्ण भगवान के लिए जाना जाता है, उनकी जन्मस्थली माना जाता है। जो टेढ़ो खंबा मंदिर है ये मथुरा में स्थित है और इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और वहाँ पर मंदिर में क्या है, जैसे मंदिर में बिल्कुल सीधे खंबे होते हैं, इसमें टेढ़े खंबे बने हुए थे, इसलिए टेढ़े खंबे प्रसिद्ध है मथुरा में। अच्छा, मथुरा में और हैं, जैसा मैंने बोला कि ये हो गया, बरसना हो गया, नंदग्राम हो गया है, यहाँ पर विश्राम घाट भी हो गया है मथुरा में। और वहाँ पर जो है कृष्ण भगवान, और वहाँ जो बरसना है, लठमार होली प्रसिद्ध है ना, लठमार होली मथुरा में ही स्थित है। और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चित्रकूट है, चित्रकूट में क्या है, यहाँ पर एक भरतकूप है, भरतकूप, और अयोध्या में भरत कुंड है, भरत कुंड। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, भरत कुंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। भरत कुंड कहाँ, अयोध्या में है। नंदीग्राम कहाँ है, ये अयोध्या में है नंदीग्राम। और राम जन्मभूमि कहाँ है, ये अयोध्या ही माना जाता है। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे उपस्थित है अयोध्या। ये चीजें हो गई। अब जो चित्रकूट है, मैंने बोला कि भरतकूप है वहाँ पर, ठीक है। और चित्रकूट में क्या है, भरतकूप हो गया है, हनुमान धारा हो गया है, हनुमान धारा चित्रकूट में ही स्थित है। और वहाँ पर जो है, यहाँ पर चित्रकूट में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, रानीपुर में, जो चित्रकूट में स्थित है। लखनऊ जानते हैं हम, ये हमारी राजधानी 1921 में बनी है
लखनऊ, और तभी से राजधानी हमारी है। और चिकनकारी के लिए लखनऊ जाना जाता है। चिकनकारी कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ जो है, ये जो गोमती नदी है उसके किनारे बसा हुआ है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सी जनजाति है जो वनसंती मतलब होता है कि वन देवी और शिव भगवान और दुर्गा देवी और हनुमान जी को पूजा करते हैं? ये है खरवार जनजाति। अच्छा, जो गोंड है, गोंड जनजाति जो है, ये सब ज्यादा महाराजगंज में मिलती है। गोंड जनजाति महाराजगंज में मिलती है, गोंड जनजाति। अच्छा, जो महाराजगंज में अभी करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि जो एशिया में जो गिद्ध है उसका प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, गोंड से आपको याद आया गोंडा। गोंडा जिले किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या है, गोंडा जिले में क्या है, पक्षी विहार है। कौन सा? पार्वती पक्षी विहार है गोंडा में। अच्छा, कुछ पक्षी विहार हैं। गोंडा तो मतलब पार्वती पक्षी विहार हो गया है, गोंडा में स्थित है। अच्छा, जो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है, ये उन्नाव में स्थित है और ये सबसे पहले था, जो है सबसे पहले पक्षी विहार था। सामन पक्षी विहार हो गया है, ये मैनपुरी में स्थित है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना नहीं, वो नहीं, पटना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में, ये एटा में है, एटा में स्थित है। और सुरहताल पक्षी विहार है, ये बलिया में स्थित है। सुरहताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। कुछ आपके पक्षी विहार का रिवीजन हो गया है। तो अब समझ लो, गोंड से गोंडा तक पहुंच गए, पक्षी विहार तक पहुंच गए। अब मैं इसके ऊपर आगे भी जा सकता हूं, जैसे तो आगे क्वेश्चन समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो सिंगरौली कोयला खान स्थित है? अच्छा, जो कोयला होता है, कोयला की 4 वैरायटी होती हैं। एक होता है पीट कोयला, एक होता है विटनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें 90 से 95% क्या होता है, शुद्ध कोयला होता है, वो कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है। तो इसमें 90 से 95% तक कौन कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अच्छा, वही ठीक है। तो हमारा जो है, अगर भारत के सेंस में बात करते हैं तो भारत सेंस में जो झारखंड है और देगाना है, झारखंड में ये स्थित है, कोयले के लिए जाना जाता है। सिंगरौली ये कोयला है। एक सिंगरौली एक सिंगरेली है, तो वो तेलंगाना में उपस्थित है। जो सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है सिंगरौली। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सोनभद्र सही हो जाएगा, एक सिंगरौली हो गया है। अच्छा, यहाँ पर वाण सागर परियोजना कहाँ है? सोनभद्र जिले में है। और सोना जो है सब ज्यादा कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। और यहाँ पर एक विद्युत कौन सा है, अनपरा डी, यहाँ पर जो है सोनभद्र में उपस्थित है। अच्छा, जो बरेली है, बरेली माचिस के लिए प्रसिद्ध है। बरेली माचिस सब ज़्यादा मिलता है बरेली में। जो बनारस है, बनारस ये बोल दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। और मैंने चीज़ें बता दी, बरेली में मैंने बता दिया। अच्छा, जो बनारस है, बनारस में तुमको सिल्क साड़ी मिलेंगी। और बनारस जो है वही बनारस है जहाँ पर अशोक स्तंभ पाया जाता है। और जो राष्ट्रीय तुम्हारा चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें जिसमें 4 शेर हैं और प्लस जो है नीचे क्या बना हुआ है, एक घोड़ा है और हाथी जो है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक। और वहाँ पर जो बनारस है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। और चाखंडी स्तूप है और धामेक स्तूप है, ये बनारस में स्थित है। तो ये हो गए बनारस से कुछ संबंधित जानकारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। बिल्कुल सही है, बी नंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ है? तो ये कब हुआ है? 2013 में होता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। अच्छे, इसमें जो है 2002 लिखा हुआ है। 2002 में क्या हुआ था? ये राज्य मानवाधिकार है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। अच्छा, राज्य मानवाधिकार जो भारत में है, जो किस अधिनियम के द्वारा होता है? 1993 का अधिनियम है। ये भारत में मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। वही है कि उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
ये हो गया राज्य मानव अधिकार हो गया। 2005 ये सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, उसकी स्थापना 2005 में होती है। अच्छा, जो 1994 है, 1994 जो है ये अल्पसंख्यक, जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसकी स्थापना 1994 होती है। एक और पीछे मतलब जो है 1994 पीछे चले जाओ 1993 में, यहाँ पर राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना होती है 1993 में। मैंने ऐसे ट्रिक बनाया है कि 94 के पीछे चले जाओ तो पिछड़ा आपको मिलेगा, तो वही है, राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में होती है। और ये बाल अधिकार संरक्षण मतलब होता है बालकों की अधिकार का संरक्षण है, मतलब उसको। अच्छा हाँ, अच्छा अगर ये पूछ लूँ कि बाल अधिकार केवल ये राज्य की बात नहीं करते हैं, मैं बाल अधिकार संरक्षण जो है ये किस आर्टिकल में आता है। आपने सुना होगा कि जो आर्टिकल हमारा जो है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं, ये पाबंदी है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मौलिक अधिकार में है। और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब उसमें जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बढ़ जाएगा, नहीं तो मौलिक अधिकार अगर बोल दिया जाए किस आर्टिकल में आता है, ये 1235 में आता है। किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है। ठीक, तो ये कुछ जानकारी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो हमारा जो है, जैसे उत्तर प्रदेश ऐसे बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब जो है बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको काट दो, 4 भागों में 4 भाग हो गया, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। जो पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग है जो बलिया है, यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर शामली बसा हुआ है, यहाँ पर सहारनपुर बसा हुआ है, और यहाँ पर सोनभद्र बसा हुआ है, क्योंकि ललितपुर इधर है, ललितपुर इधर है और सोनभद्र इधर है, तो सोनभद्र ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए दक्षिण भाग हम सोनभद्र को लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछे, पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा, पश्चिमी शामली हो जाएगा, और उत्तर में सहारनपुर हो जाएगा, दक्षिण में सोनभद्र हो जाएगा। हमारे ये क्वेश्चन हो गए। तो हमारा पूर्वी में क्या है, बलिया, बी नंबर सही है। अगर उत्तर की बात कर देते हैं कि उत्तर से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई कितनी है, ये 650 किलोमीटर है। अगर उत्तर दक्षिण जाएंगे तो ये 240 किलोमीटर में स्थित है, 240 किलोमीटर में स्थित है। तो बलिया जो है बी नंबर सही है। अच्छा, जो शामली है, जो एनसीआर है, एनसीआर में जो 8 ज़िले आते हैं, तो 8 ज़िलों में ये शामली वहाँ पर शामिल है, 8 ज़िलों में जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है। तो आपने यहाँ पर जो है मतलब जो है यहाँ पर ये भारत नक्शा हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, ये उत्तर प्रदेश हो गया है। अच्छा, जो भारत मैंने ऐसे बनाया था वो क्या समझाने के लिए कि जो भारत है, भारत में जो बंगाल खाड़ी यहाँ पर स्थित है, जब बंगाल खाड़ी से जो तुम्हारा मानसून चलता है, तो जो मानसून चलता है तो यहाँ पर जो है गोरखपुर मतलब सबसे पहले नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब जो गोरखपुर में, ये पूर्वी भाग में ही उपस्थित है गोरखपुर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये दक्षिण पश्चिम, अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो है मानसून कहाँ से निकलता है, तो बंगाल खाड़ी से हो गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया है। दो चीज़ें होते हैं, दक्षिण पश्चिम और बंगाल खाड़ी से उठता है, और सबसे ज़्यादा मथुरा में, गोरखपुर में बारिश होती है। जो अच्छा, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मथुरा में सबसे कम होती है। और मथुरा मैंने बोल दिया कि मतलब चीज़ें मैंने बता दिया कि मथुरा में क्या क्या उपस्थित है। ठीक है, मथुरा तो इसमें। अच्छा, गोरखपुर बात करते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है गोरखपुर में। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है फिर, और यहाँ पर एक गोरखनाथ मंदिर भी है, वहाँ के जो मठ है वो सबसे पहले जो मछेंद्र नाथ जो है वो गोरखनाथ मंदिर है, उनके मठाधीश थे।
बलिया जानते हैं, मैंने ये बोला था कि पश्चिम बिहार है, बलिया में सुरताल। अच्छा, मैंने ये बोला था कि पश्चिम बिहार है और मैं कुछ ये बता सकता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में, कौन-कौन से हैं? एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है दुधवा। और एक है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, एक अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, एक चित्रकूट में रानीपुर है, वहाँ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और अगर ये वन्य जीव अभयारण्य में बात की जाए, जो चंद्रप्रभा है चंदौली में से सबसे पहले उसकी स्थापना होती है। चंद्रप्रभा जो चंदौली में है वो वन्य जीव अभयारण्य है। अच्छा, इसमें कुछ और बताने के लिए है? कुछ नहीं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वह कौन से जिले हैं जहां पर मरुस्थलीय मृदा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जो मरुस्थल में किसको बोलते हैं? मरुस्थल वही जगह बोलते हैं जहाँ पर पानी की कम मात्रा होती है, मतलब पानी बरसता नहीं है। जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा, जो राजस्थान है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, पानी कम बरसता है। जो इंदिरा गांधी नहर है, सबसे बड़ी नहर है, वो इसीलिए स्थापित की गई थी क्योंकि राजस्थान में पानी बरसता नहीं है, तो इस नहर से जो है राजस्थान में पानी की आपूर्ति की जा सकती है, जो आपूर्ति है उसको पूरी की जा सकती है। इसलिए ये इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर स्थापित की गई थी। राजस्थान में बारिश नहीं होती, इसलिए मरुस्थलीकरण जो है, थार जो है ये प्रसिद्ध है। जो मरुस्थल है ये थार जो है राजस्थान में उपस्थित है, ये जाना जाता है। इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, तो इसके जो सटे हुए इलाके हैं, तो सटे हुए इलाके जो हैं ये कैप्चर कर रहा है, मतलब कि मरुस्थल बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मान लो पानी कम नहीं होता है, आपने सुना होगा कि मथुरा में पानी कम बरसता है, तो इसके कारण से भाई पानी कम बरसेगा, वहाँ पर जो मतलब जो मिट्टी है वो जो चट्टानें होती हैं, तो चट्टानें क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे टूट करके क्या हो जाती हैं, बालू की तरह बन जाती हैं। तो फिर वो चीज़ें मरुस्थलीकरण का रूप धारण कर लेती हैं। इसी तरह जो है मथुरा, आगरा और अलीगढ़ है। अलीगढ़, ये 3 जो है राज्य हैं, ये मतलब ज़्यादा माने जाते हैं कि यहाँ मरुस्थलीकरण ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अब ये बात आती है, चलो ठीक है, मरुस्थलीकरण तो फैल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलें कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, मोटा अनाज। जैसे मोटा अनाज में क्या होता है, आपने सुना होगा कि मोटा अनाज जो वर्ष घोषित किया गया, तो 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था कि मोटा अनाज वर्ष है 2023 को। अब मोटा अनाज में क्या क्या आता है? गेहूँ आता है, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, और ये गेहूँ ये तो हो गया, चावल आता है, सरसों आता है, चलो ठीक है, ये तो हो गया मोटा अनाज। लेकिन आप इसमें जो है जैसे तुमने जो है जो जायद फसलें होती हैं, जैसे लौकी, ये सब कुंडा उंडा, ये सब तुम उगा नहीं सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। ये तो मैंने गलती बोल दी होगी कि मतलब उगा ना सकते हो, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मोटा अनाज ये परफेक्ट है जानकारी है कि ये मोटा अनाज होता है। मोटे अनाज में जो जो मैंने चीज़ें बताई, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, ये होती चीज़ें हैं। तो हमारा जो है आंसर है, तो हमारा जो है ये मथुरा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर तीनों सही हैं। और अच्छा, अलीगढ़ में क्या पाया जाता है? ताला। ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कितने जिलों से होकर के गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? अब समझ लो, इस तुम्हें संकेत दे रहा है कि बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, इसमें गंगा नदी ना होता, केवल बंगाल खाड़ी में गिर जाता, तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी है जो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के गुजरती है, वो गंगा नदी है। अच्छा, अगर पूछ ली जाए उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर ही बहती है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बंगाल खाड़ी में गिरती है, 28 जिलों में होती है। अगर ये पूछ ली जाए कि कहाँ से एंट्री मारती है, ये कहाँ से मारती है? ये गंगा नदी जो बिजनौर है, बिजनौर जिले से मारती है एंट्री, और वहाँ पर गंगा निकलती है, जो बलिया है वहाँ से निकलती है। बिजनौर से एंट्री मारती है, बलिया से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर फैली हुई है। अच्छा, जो यमुना है, वो यमुना नदी 19 जिलों से होकर गुजरती है,
सॉरी 19 जिलों से निकलती है। जो इसका आंसर हो जाएगा 28 जिला है, वो तो सी नंबर सही है। लेकिन जो यमुना नदी है वो 19 जिलों से गुजरती है। और जो गंगा नदी है या जो है गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है ये है कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता सोना। तो ये मैंने पहले बता दिया, सोनभद्र जिला है, सी नंबर डी नंबर सही है। अच्छा, ललितपुर जो है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। अच्छा, ताम्र पाषाण काल किसको बोलते हैं? ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको ताम्र पाषाण कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबा मिलता है। सिंधु सभ्यता नहीं है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। जो ताम्रपाषाण है, जो तांबे खोज हुई थी वो अलग है, उसको चारकोलिक एज बोलते हैं उसको। और ये ताम्रपाषाण कालीन जिसमें तांबे की खोज हुई थी वो अलग है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन बोलते हैं, जिसमें कांसा होता है, जिसमें कापर और टिन उपस्थित होते हैं, उसको कांस्य युगीन बोलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता होती है। तो ललितपुर मैंने बता दिया कि जो है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सब सारी चीज़ें झांसी जो 1857 क्रांति थी, तो 1857 जो बेगम मतलब जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी से ही क्या कर रही थी, 1857 भाग ली थी 1857 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस मंडल कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कुल पुलिस मंडल कितने हैं? 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है? आगरा, गाजियाबाद, बनारस। अच्छा, 4 जिलों में कमिश्नरी जो प्रणाली होती है, कमिश्नर मतलब होता है डीजीपी। प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है। तो वही है कि 7 जो डीजीपी है, मतलब जो कमिश्नर प्रणाली है वो 7 जिलों में है, एक जिले में नहीं है। मतलब जो ऑप्शन में दिया हो गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है। अच्छा, इसमें जो है 3 हो गए हैं, आगरा हो गया है, गाजियाबाद हो गया है, बनारस हो गया है। चौथा है कानपुर, पांचवा है प्रयागराज, छठवा है महाराजगंज और सातवां है गाजियाबाद है। छठवा हो जाएगा लखनऊ और फिर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ये हो गए 7, जिसमें कमिश्नरी प्रणाली लागू है वो 7 जिलों में है।